वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने पिछले लेक्चर में पैरेलक्स मेथड की बात की थी, है ना। पैरेलक्स मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड होती है जिसमें हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर पाते हैं ना। तो मैंने आपको पैरेलक्स एंगल बताया था, बेसिस बताया था, है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देखें। तो आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि उस पैरेलक्स मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग पैरेलक्स मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहला न्यूमेरिकल किया हुआ है, आज जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं ना। तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम्पल है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी है जो क्या कोशिश कर रहा है कि टावर की कितनी डिस्टेंस है जहाँ वो खड़ा है वहाँ से, है ना। तो अब हम देखते हैं। फिर उसमें लिखा हुआ ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। तो एक पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और टावर का नाम जो है वो सी दे दिया। एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक इस तरीके से टावर है ना, और इस टावर के जस्ट फ्रंट पे वो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है ना बच्चों। ये आपका ऐसे टावर है, मैं उसको ऐसे लाइन से बना रहा हूँ, और वो यहाँ पे खड़ा हुआ और इसके ये टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है जिसको अपन ने सी बोला हुआ है ना। फिर एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर, कोई ओ। तो जब वो ओ को देख रहा है तो उससे रे ऐसे आ रही है, ऐसे। तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई बच्चों, है ना, इस तरीके से। फिर उसने क्या कहा कि ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी। देखो ये ए पॉइंट पे खड़ा है टावर के फ्रंट पे, तो जो ओ ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ए सी के अलॉन्ग ही है, तो मैंने इसलिए ऐसा बनाया है ना। फिर उसने क्या कहा कि ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये ए सी के परपेंडिकुलर वॉक करता है, मतलब इस तरफ जा रहा है ना। तो ए सी अप टू बी, अप टू कहाँ तक जाता है बच्चों, एक दूसरे पॉइंट तक जाता है जिसको नाम कितना दे दिया है बी। अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी ए से बी तक गया ए सी के परपेंडिकुलर, और कितनी दूरी ट्रेवल की उसने बच्चों, 100 मीटर। 100 मीटर ट्रेवल करके वो कहाँ पहुँच गया बच्चों, बी वाले पॉइंट पर, है ना। उसके बाद फिर क्या लिखा है आपका यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड लुक्स एट ओ। अब बच्चों ये ओ बहुत दूर है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, पहले ही बोला है ना बहुत दूर है। अब आप याद करो जो चीज़ बहुत दूर होती है उससे जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं बच्चों, पैरेलल। तो उसने यही बोला है, देखो फिर से वो ओ को लुक करता है एंड सी अगेन, और फिर से सी को देखता है। सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ बी ओ, मतलब जो बी ओ डायरेक्शन होगी इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। जो डायरेक्शन ए ओ की थी वही डायरेक्शन बी ओ की होगी। क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि जो ओ है वो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पैरेलक्स पढ़ाते समय कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी में होता है, तो उससे रेस कैसी आती है बच्चों, पैरेलल। तो ओ से जो बी तक रे आएगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जो डायरेक्शन ओ ए की थी, है ना, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, ये आपको बोल रहा है वो, प्रैक्टिकली सेम एज ए ओ, है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट। देखो ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट ये थी ए सी, अब लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये तो बहुत दूर नहीं, ये तो पास में था, इसलिए अब जब बी से ये आदमी देखेगा तो ये वाली लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ऐसे। तो ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से ये लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई, यही वो कह रहा है, लाइन ऑफ साइट चेंजेस, है ना। फाइंड्स लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन से शिफ्ट कर गई लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। कितने से शिफ्ट कर गई भाई, ये ओ बी था, ये आपका ये लाइन ऑफ साइट था, पहले दोनों सेम लाइन पे थे, अब दोनों अलग लाइन पे हैं, तो कितना शिफ्ट कर गया, तो उन्होंने बोला कि एंगल थीटा, और ये थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई बच्चों, 40 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू उसने बताया है कि कितनी है बच्चों, 40 डिग्री, है ना, तो याद रखेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा
कि शिफ्टेड थीटा इक्वल्स 40 डिग्री, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ए से सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस टावर की ये एच हाइट निकालना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये निकाल लेंगे। अभी कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या यहाँ पे वो पैरेलैक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर सॉल्यूशन करें तो आप लोग सोचोगे सर पैरेलैक्स हमने पढ़ा हुआ है, उसमें आप एंगल लगाते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला, है ना, ऐसे ही तो हम करते थे सॉल्व। तो क्या ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगेगा और आंसर निकाल पाओगे क्या आप लोग, आप खुद ही सोचें। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले को आप यहाँ नहीं लगा सकते। अब उसका कारण क्यों है, कारण क्या है कि इस फॉर्मूले में आप, इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, तो उसका कारण है कि यहाँ पे थीटा इज लार्ज। याद करो, स्ट्रेट लाइन को आर्क हम तभी मान सकते थे जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और मैंने आपको बताया था कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल होना चाहिए, लगभग 2 से 5 डिग्री तक। उससे ज़्यादा अगर एंगल होगा तो फिर आप ये स्ट्रेट लाइन को आर्क लेंथ नहीं मान सकते। ये मैंने आपको समझाया हुआ है पैरेलैक्स वाली मेथड में, है ना। और यहाँ थीटा कितना है बच्चों, देखो थीटा 40 डिग्री है, 40 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये 40 डिग्री होने की वजह से इसको आप आर्क लेंथ नहीं मान सकते इस 100 मीटर को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इससे आंसर नहीं आएगा आपका। तो फिर आंसर कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी थीटा है, और ये तो 90 है, परपेंडिकुलर चला था ना वो, तो 90 है। तो इसमें क्या लग जाएगी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको इस क्वेश्चन को बाई ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बच्चों, बाई ट्रिग्नोमेट्री। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने जब पैरेलैक्स पढ़ा था तो उसमें मैक्सिमम जगह पे यही फार्मूला लगता था। लेकिन वहाँ याद करो, ये फार्मूला हम तब लगाते थे कि जब थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल होता था। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो कि थीटा काफ़ी ज़्यादा है, थीटा एंगल की वैल्यू बहुत बड़ी है, 40 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ ये बताता है कि हर जगह पर आपको थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि थीटा बड़ा है कि छोटा है, उसके हिसाब से फार्मूला लगाना चाहिए, है ना। तो हम अब लगा लेते हैं, हमें एच चाहिए, ये पता है। तो यहाँ से देखो टेन थीटा अगर आप लगा दो तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 100 मीटर अपॉन बेस, बेस आपका हाइट हो गया, ये एंगल है तो ये बेस है, हाइट, है ना। अब एच निकालना है, तो एच को निकालने के लिए क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू आप जानते हो 40 डिग्री, है ना बच्चों। अब ये 40 डिग्री की वैल्यू कैसे, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 1040 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.839, है ना। हालांकि ये पता नहीं रहता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे 40 डिग्री पूछे तो आप इसको आंसर को यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, इतना, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी किताब में दिया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू 0.839। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आंसर आता है 11 अप्रॉक्सीमेटली 119 मीटर, मतलब 119 मीटर, है ना। तो इस टावर की हाइट 119 मीटर है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा होने का कारण ये है, इस क्वेश्चन का बड़ा होने का कारण ये है कि इसमें पूरी थ्योरी दी है, पैरेलैक्स समझाया है आपको कि बहुत दूर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं होती, है ना। और कोई पास वाला ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसके 2 लाइन ऑफ साइट हो जाते हैं ना। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझाई है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा है। बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्यों नहीं लगाना, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि थीटा जो है, थीटा की वैल्यू जो एंगल है वो बहुत छोटी नहीं है, अच्छी खासी है ना बच्चों। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ ए एंड बी। जो मून है हमने उसको ऑब्जर्व किया है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, है ना। मैंने याद करो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड कल पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, पैरेलक्स वाले पर। ए एंड बी ऑन द अर्थ, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर, है ना। द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाई टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। फिर बोल रहा है गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी इतना, डायमीटर अर्थ का इतना दिया गया आपको, पहले से ही लिखा हुआ है इसमें ना। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से मून की बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पैरेलक्स वाले में समझाया था कि ये अर्थ है बच्चों और ये आपका मून है। तो हम मून को अर्थ के एक पॉइंट ए से देखते हैं और एक पॉइंट बी से ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये पैरेलक्स एंगल बन जाता है थीटा। ये पैरेलक्स एंगल थीटा कितना है तो ये दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डायमीटर हो गया, तो ये डायमीटर भी अर्थ का दिया हुआ है आपको, इसकी वैल्यू ये दी गई है ना बच्चों। अब आपसे ये बोल रहा है कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कितनी है ये बताना है आपको, है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो 1 डिग्री 54 मिनट, आपको एंगल समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और एंगल अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो आप आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ अर्थ और ये हो गया डिस्टेंस जो हमें निकालना है, क्योंकि थीटा हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसका मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो आप पैरेलक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो और थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लगा सकते हो। तो ये आर्क लेंथ है और ये डिस्टेंस डी रेडियस की जैसा काम करेगी। तो आर्क लेंथ किसको ले लेंगे बच्चों, डायमीटर ऑफ अर्थ, और रेडियस किसको लेंगे, डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना बच्चों। इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून निकालना है, तो ये डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन थीटा। लेकिन आपको याद होगा जब भी मैंने कहा था पहले पैरेलक्स पढ़ाते हुए, तो मैंने कहा था ये थीटा रेडियंस में लेना है, ना कि डिग्रीज में, ना किसी में। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट, तो पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 डिग्री को आप लिख सकते हो कितना मिनट बच्चों, 1 डिग्री में तो 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स और हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो 114 मिनट्स, है ना, 114 मिनट्स आ जाएगा आंसर। लेकिन अभी ये मिनट में कन्वर्ट हुआ है, हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, डिग्रीज में, सॉरी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, है ना बच्चों। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 114 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो 60। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंगल, सेकंड्स में। और मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ रट लो, वो बहुत काम आएगा, उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, कि 1 सेकंड में कितने रेडियंस होते हैं बच्चों। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 4.85 इंटू 10⁻⁻⁻6 रेडियंस, और मैंने कहा था ये वैल्यू याद रख लेना, बार बार निकालने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसको याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पुट करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, और नहीं याद रखोगे तो फिर वहीं कैलकुलेट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसलिए इसको याद रख लो कि 1 सेकंड में हमेशा कितना एंगल होता है, कि सॉरी कितने एंगल का एंगल होता है रेडियन में, 4.85 इंटू 10⁻6, और इतने सेकंड्स हैं तो इसमें कितने रेडियंस होंगे, तो इसका और मल्टीप्लाई कर दो, किससे बच्चों, 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो आपका एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में। जब ये पूरा डाटा आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आएगा आपका 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस। आप सॉल्व करके देखना इसको, है ना बच्चों। तो ये इतना आंसर आएगा। और आपका जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू तो दी हुई है, कितनी दी हुई है देखो, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। अब हमें आंसर निकालना है तो इस फॉर्मूले में लगा देते हैं।
तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर डिवाइड बाई आपका थीटा रेडियंस में कितना आया बच्चों, तो उसकी वैल्यू आई है 3.32 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको आप सॉल्व करो तो जो डिस्टेंस है सन और मून के बीच में उसका आंसर आएगा, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे जब, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स, है ना। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर है, कितना आंसर आएगा, डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। हालांकि मैंने इसकी थ्योरी पहले ही आपको पढ़ा दी थी, है ना, जब अपन ने पैरेलैक्स पढ़ा था। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको लगा दिया, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 1920 सेकेंड्स। एंगुलर डायमीटर, एंगुलर साइज मैंने आपको पैरेलैक्स के पिछले पैरेलैक्स वाले लेक्चर में बताया हुआ है। तो पैरेलैक्स वाले लेक्चर आप अगर देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि एंगुलर साइज क्या होती है, एंगुलर डायमीटर। तो सन का एंगुलर डायमीटर दिया है 1920, है ना, 1920 सेकेंड्स में दिया है। देखो सेकेंड्स में दिया है, तो सेकेंड्स में दिया है मतलब ये बहुत छोटा एंगल है। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो पैरेलैक्स एंगल बहुत छोटा होता है, तो हम आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज इतना, अब डिस्टेंस भी दे दिया है सन का, किससे, अर्थ से, ये वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो बोला गया व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन, मतलब सन के डायमीटर की बात हो रही है। तो आपको मैंने याद करो पैरेलैक्स में समझाया था कि ये हमारा अर्थ है, ये सन है, तो ये सन के 2 एंड्स को अपन देखते हैं। तो सन जो भी एंगल सबटेंड करेगा किस पर, अर्थ पर, वो उसका एंगुलर साइज होगा, या उसी को हम बोलेंगे उसका एंगुलर डायमीटर होगा। ये डायमीटर ऑफ सन हो गया, और ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हो गई, है ना बच्चों। और ये एंगल हो गया आपका एंगुलर साइज या एंगुलर डायमीटर अल्फा। तो आपको अल्फा की वैल्यू दे दी है, सॉल्यूशन अल्फा की वैल्यू दी है बच्चों 1920 सेकेंड्स। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और अगर अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल है तो आप लगा सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ कौन सी हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सन जो हमें निकालना है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो हमें डायमीटर ऑफ सन निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायमीटर ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डी को उधर ले गए अल्फा। लेकिन मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि अल्फा हमेशा रेडियंस में यूज़ होता है ना, तो रेडियंस में कन्वर्ट करना ना भूलें। क्वेश्चन में मैं आपको बोलता रहा हूँ कि आपको हमेशा सेकंड्स में, मिनट्स में, डिग्रीज में वो देगा एंगल, लेकिन उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने की, है ना। तो कन्वर्जन जरूर करें, बिना कन्वर्जन के आंसर सही नहीं आएगा आपका। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा कितना है 1920 सेकेंड्स, लेकिन एक सेकंड में कितने रेडियंस होते हैं बच्चों, ये मैंने कहा ना, इसको रट लो आप अच्छे से। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये जो एंगल है ये आपका आ जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, है ना, तो आंसर आएगा आपका। उसके बाद ध्यान से देखें तो हमें तो डायमीटर ऑफ सन निकालना है, लीनियर डायमीटर ऑफ सन, और ये क्या है, डी इंटू अल्फा। डी जो है वो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की, वो हम लिख लेंगे। तो डी की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10⁻11, और इंटू अल्फा रेडियन में कितना है बच्चों, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो डायमीटर ऑफ सन निकल के आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ सन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको क्लियर होंगे, है ना। तो एक में आपने डिस्टेंस निकाला मून और अर्थ के बीच में, और एक में आपने एंगुलर साइज दिया था तो आपने लीनियर साइज निकाला, मतलब लीनियर डायमीटर बता दिया सन का, है ना। तो ये भी आपको क्लियर होगा।
तो इसको जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से नोट करें। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। तो इसमें लिखा है द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। यानी कि जो सबसे पास जो स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी दूरी भी कितनी है बच्चों, 4.29 लाइट ईयर्स। मैंने आपको बताया था लाइट ईयर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए नापा जाता है ना, जो बहुत दूर दूर होती हैं चीज़ें, है ना, स्टार से स्टार और गैलेक्सी टू गैलेक्सी, है ना। और ये मैंने आपको सॉल्व भी कराया था लाइट ईयर्स कितना होता है। तो लाइट ईयर्स अवे है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया है कि पारसेक के टर्म्स में ये दूरी क्या होगी, मतलब लाइट ईयर्स को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए पारसेक में। और हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार, जो हमारा सोलर सिस्टम से सबसे पास वाला स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, है ना, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। फिर बोल रहा है कि हाउ मच पैरेलैक्स, मतलब कितना पैरेलैक्स एंगल शो करेगा व्हेन टू लोकेशन ऑफ अर्थ इज 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब सन के चक्कर लगाते हुए जब वो 6 महीने की दूरी कवर करेगा तो ऑर्बिट का डायमीटर होगा, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है, अराउंड द सन। मतलब आप देखो यहाँ से, ये आपका सन है, इस सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रहा है बच्चों, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो 6 महीने में तो डायमेट्रिकली अपोजिट होता है ना बच्चों। तो ये जो दूरी हो जाएगी ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी, ये तो आपको पता है, ठीक। और ये अपना नियर बाई स्टार है, सबसे पास जो स्टार है जिसका नाम आप अल्फा सेंचुरी बोल रहे हो। तो ये ऐसे लाइन ऑफ साइट आएगी, ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। और ये लाइन ऑफ साइट में ये जो एंगल होगा यही तो होगा पैरेलैक्स एंगल। तो एक तो ये निकालना है। और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है बच्चों, 4.29 लाइट ईयर्स, है ना। और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पारसेक में। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होने चाहिए सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स वाले लेक्चर में ये सब बताया हुआ है ना, आप 3rd लेक्चर देखेंगे इस चैप्टर का तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें कैसे निकाला था। तो अगर आपने देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि 1 AU हमने बताया था कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स। फिर मैंने आपको लाइट ईयर भी निकलवाया था। तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती थी कितनी बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर आपको याद हो तो 1 पारसेक भी मैंने आपको निकलवाया था। तो 1 पारसेक का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। अब लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि ऐसा कर लिया करो, 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर को डिवाइड कर दो आप। तो 1 पारसेक में कितनी वैल्यू है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन लाइट ईयर में कितना है बेटा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको काटोगे, सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है ये आएगी आपकी इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद 3.26। जब ये सॉल्व करेंगे आप तो इतना आएगा आपका, है ना बच्चों, सॉल्व करके देख सकते हैं आप, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये 1 लाइट ईयर को इस साइड ले जाओ, ये तो सॉल्व कर लिया अपन ने। तो ये हो जाएगा 1 पारसेक और लाइट ईयर को इधर ले जाओगे तो 3.26 इंटू लाइट ईयर। यानी एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं बच्चों, इतने लाइट ईयर होते हैं, है ना। एक पारसेक में इतने लाइट ईयर होते हैं। तो आपको पारसेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन मिल गया। अब पारसेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन मिल गया है तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, ये वाले को नीचे ले आओ तो 1/3.26
पार्सेक, है ना। एक लाइट ईयर में इतने पार्सेक हैं, तो इतने लाइट ईयर में कितने पार्सेक होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 429 का, है ना। तो हम लिखेंगे दोनों साइड आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, 4.29 का। तो 4.29 लाइट ईयर्स इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 4.29 बाई 3.26 पार्सेक। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे, इसको आप सॉल्व करके देखना, तो आपका आंसर आएगा 1.32 पार्सेक। यानी पहला सवाल सॉल्व हो गया कि हाउ मच दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। तो 4.29 लाइट ईयर्स जो डिस्टेंस है वो पार्सेक में कितना होगा बच्चों, 1.32। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया, है ना, जो आपसे पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आपसे क्या सवाल पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच पैरेलैक्स, मतलब ये पैरेलैक्स एंगल कितना होगा, तो वो अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो अपन को पता है ये जो एंगल होता है ये काफ़ी छोटा होता है, तो छोटा होता है तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना है बच्चों, 2AU अपॉन रेडियस, मतलब ये डिस्टेंस D जो आपको दिया हुआ है ना। अब यहाँ से देखो ये एंगल जब हम निकालेंगे तो ये कितने में, किस में आएगा बच्चों, ये 2AU है, तो 2AU क्या हो जाएगा आपका, AU की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो वहाँ पे मैंने पहले ही लिख दी थी। तो 1.49 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई D। तो D की वैल्यू कितनी है, तो वो भी दिया है 4.29 लाइट ईयर्स, है ना, 4.29 लाइट ईयर्स। लेकिन मीटर्स में कर लो तभी तो कैंसिल करोगे। तो 1 लाइट ईयर में इतने मीटर्स होते हैं, तो 4.29 में कितना होगा, 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। अब आप सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, किस में आता है आंसर, रेडियंस में, है ना। तो रेडियंस में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आपको आंसर देगा क्वेश्चन में, मतलब या ऑप्शन में, तो वो आपका डिग्रीज में सेकंड्स में होता है या मिनट्स में होता है ना। ज़्यादातर तो आंसर सेकंड्स में दिए जाते हैं। जैसे आप, ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो 2.20 वाला जो क्वेश्चन है वो है, तो आप उसके एनसीईआरटी के पीछे जब आंसर देखेंगे तो उसमें आपको ये आंसर सेकंड्स में दिया है। अब सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री में पहले कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको एक रिलेशन याद होगा बच्चों कि पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने कहा था इसको कभी भूलना नहीं, पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितने डिग्री बच्चों, तो 180 बाई पाई डिग्री। एक रेडियन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 बाई पाई। तो इतने रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 180 बाई पाई से, है ना बच्चों। तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर डिग्रीज में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.49 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 और इंटू कर दें 180 बाई पाई, और पाई की वैल्यू 3.14। तो ये पूरा जो चीज़ है वो डिग्रीज में आ जाएगी, है ना बच्चों। लेकिन जब ये डिग्रीज में आप कैलकुलेट करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। मतलब इसको और अच्छा कर सकते हैं हम जब हम इसको सेकंड्स में निकालें। तो सेकंड्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन और पता है कि जो आपका 1 डिग्री है उसमें कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड्स। तो यानी कि इतने डिग्री का एंगल है, इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। तो 1.49 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। फिर आपका ये जो है ये इंटू हो रहा है किससे, 180 बाई 3.14, 180 बाई 3.14, और उसके बाद इंटू, ये डिग्री में था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करना पड़ेगा 3600 सेकंड्स में। तो ये पूरा जो डाटा आएगा
ये एंगल किस एंगल में आ जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जब आप देखोगे तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा, पैरेलैक्स एंगल सेकंड्स में आएगा 2.64 सेकंड्स। तो ये हमारा आंसर है 2.46 सेकंड्स, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है ना बच्चों, और वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो मैंने आपको दोनों पार्ट करके बता दिए। तो ये पैरेलैक्स एंगल के कुछ पैरेलैक्स मेथड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपको करा दिए। इनको आप घर पे अच्छे से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, है ना। बाकी अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।